नमस्कार। पर्सनल फाइनेंस पर हमारी खास पेशकश लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। चर्चा लोन्स पर आज होगी, यानी लोन से जुड़े हुए सवाल जो पिछले हफ्ते आपने भेजे उन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया है और आज उन पर ही चर्चा करेंगे। एक बार नजर डालते हैं कौन से सवालों को हमने शामिल किया है। पर्सनल लोन से जुड़े हुए सवाल हैं, उस पर तो बातचीत होगी ही, साथ ही एजुकेशन लोन लेने की अगर आप सोच रहे हैं MBA के लिए तो कुछ टिप्स एक्सपर्ट से लेंगे और साथ ही कौन से जरूरी दस्तावेज होंगे वो भी। और एक इंटरेस्टिंग सवाल आज शामिल किया है कि अगर आप बिजनेस लोन लेने जा रहे हैं और बैंक आपको उसके बदले बीमा पॉलिसी ऑफर कर रहा है तो उसके क्या मायने हैं, और एक्सपर्ट से जानेंगे ऐसा ऑफर एक्सेप्ट करना कितना सेफ है। हमारे साथ इस चर्चा में अभिषेक द्विवेदी है, VP ऑपरेशंस एंड पार्टनर मैनेजमेंट। फॉर अ चेंज अभिषेक हमें दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और साथ ही नए साल की शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। सबसे पहला सवाल ईमेल के जरिए शामिल किया है। संदीप घोष ने सवाल भेजा है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से, और जैसा इन्होंने बताया अपनी ईमेल में अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी कि ये अभी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं, आगे MBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, फिलहाल एडमिशन लिया नहीं है। और जैसा इन्होंने मेल में बताया कि फिलहाल ये अपने फैमिली बिजनेस में जुड़े हुए हैं और मासिक तौर पर, क्योंकि छोटा सा बिजनेस है, 8 से 10 हज़ार रुपए ये हर महीने फिलहाल इस काम से कमा रहे हैं। SBI में इनका खाता है और इन्हें एजुकेशन लोन की जरूरत है। गौर करने वाली बात यह कि 4 लाख से कम राशि है। इन्होंने लिखा है कि 2 से 3 लाख रुपए की जरूरत होगी। अप्लाई कहां पर करना होगा, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अभिषेक, अगर हम एजुकेशन लोन की बात करें तो प्राइवेट बैंक तो इसमें बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, लेकिन ऑप्शंस की अगर बात करें तो बिसाइड सरकारी बैंक और कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहां ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले तो एजुकेशन लोन जो भी इनका बैकग्राउंड बताया गया उस हिसाब से और जो इनको अमाउंट चाहिए उस हिसाब से इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 से 3 लाख का इनको मिल जाना चाहिए आराम से। सबसे पहले इनको डेफिनेटली इनके पास SBI खाता है। SBI एजुकेशन लोन काफ़ी ज़्यादा डिस्बर्स करती है, इनको SBI भी अप्रोच करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं ये रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले ये डिसाइड करें और अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशंस में दाखिला लेने की कोशिश करें। एक बार जब इनका दाखिला हो जाता है इंस्टीट्यूशन में, क्या होता है कि हर एक बैंक जो कि एजुकेशन लोन देती है उनके पास एक लिस्ट होती है सारे इंस्टीट्यूशंस की, और वो इंस्टीट्यूशन बेसिकली अप्रूव्ड होते हैं लोन देने के लिए। और जितनी भी अच्छी रैंकिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की उतने ही अच्छे तरीके से, उतनी आसानी से आपको लोन मिल सकता है। जैसे कोई Tier 2 कॉलेज है, Tier 1 कॉलेज है, तो वहाँ पर आपको लोन का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, वहाँ पर आपको अप्रूवल भी जल्दी मिलेगा। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है कि कोशिश करें कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में दाखिला लें, और एक बार उनका दाखिला हो जाए तो उसका जो उनकी कॉलेज की जो सेल होती है, स्टूडेंट बोलती है, वहाँ पे अप्रोच करें। कई बार क्या होता है कि हर एक कॉलेज का किसी स्पेसिफिक बैंक से टाई अप भी होता है जहाँ पर स्पेशल रेट्स मिलती हैं उनको, तो वहाँ पे अप्रोच करें, वहाँ पता करें। जब इनका ऐसा दाखिला हो जाए उसके बाद इनको ये पता करना पड़ा है कि ये जो कोर्स है वो अप्रूव होना चाहिए AICTE में इंडिया से। उसके होने के बाद डेफिनेटली इनको कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे अपने साइड से। सबसे पहले तो इनको अपना ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरे कॉलेज की तरफ से इनको एडमिशन मिल चुका है इसका सर्टिफिकेट मिलना पड़ेगा। वो एजुकेशन में इनको फीस किस तरीके देनी पड़ेगी उसका पूरा लेटर ब्रेकअप मिलता है, वो इनको देना पड़ेगा। और इसके अलावा इनको शायद अपने फादर को गारंटी रखना पड़ेगा जी। और उस ओबियसली उनके फादर के भी कुछ डॉक्यूमेंट लेंगे, जैसे उनके इनकम डॉक्यूमेंट्स लेंगे, लास्ट 2 साल के ITR लेंगे। और ऑब्वियसली ये सारी चीजें करने के बाद डेफिनेटली इनको मेरे ख्याल से लोन मिलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर भी क्विकली बता देते हैं कौन कौन से दस्तावेज आपको चाहिए होंगे। जैसे एक्सपर्ट ने बताया, आप एडमिशन पहले लें और एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने पड़ेंगे, फीस ब्रेकअप आपको मिलेगा, साथ ही एडमिशन का लेटर। इसके अलावा आपकी जितनी भी 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स होंगी उसकी कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी। साथ ही आपके पते का, पहचान का और उम्र का प्रमाण, इसका भी एक कॉपी आपको जमा करनी होगी। साथ ही पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट भी आपको बैंक के सामने रखना होगा। इसके अलावा अगर आप फादर को या मदर को, किसी भी एक पेरेंट को अगर को बॉरोवर बनाते हैं तो आप ITR की कॉपी भी आपको जमा करनी होगी बतौर अपने इनकम प्रूफ दिखाने के, क्योंकि आगे आने वाले समय में अगर किसी सब्सिडी की आपको जरूरत है तो इन चीजों का भी आपको ख्याल रखना होगा। चलिए कुछ और सवाल हम शामिल करते हैं। मनोज जी का सवाल है, ईमेल के जरिए इन्होंने भेजा है और जैसा कि बता रहे हैं कि US गए थे 2010 में, वहां पर रहे 2016 तक। इस दौरान इन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी और अब वापस ही जा चुके हैं, लेकिन टैक्स को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज है कि 2013 में जो ITR इन्होंने फिल किया उसमें इन्होंने इसकी जानकारी नहीं दी है। प्रॉपर्टी खरीदने के बाद टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा और ये कहाँ, कौन सी नॉर्म्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगी, इस पर ये जानकारी लेना चाहते हैं। अभिषेक, क्या सजेशन देंगे आप इन्हें? देखिए इस केस में ये US जा रहे हैं, H1 वीजा पे हमारा काम कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक रेजिडेंट इंडियन है। और यहाँ पर रेजिडेंट इंडियन अगर इंडिया में आके प्रॉपर्टी बाई करता है तो यहाँ पे इंडियन जो भी टैक्स रूल्स हैं वो इन पे अप्लाई होंगे ही होंगे। तो डेफिनेटली जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने एक प्रॉपर्टी ली है,
तो जब ये प्रॉपर्टी लेते हो तो उस प्रॉपर्टी में जो भी आपकी रेंट होती है वो आपकी इनकम होती है, और उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। इनफैक्ट अगर आप रेंट नहीं भी दे रहे हो तो एक नोशनल रेंट का कंसेप्ट होता है कि उस एरिया में जो भी रेंट मिल रही है उस प्रॉपर्टी पे वो आपकी इनकम मानी जाएगी, और उस इनकम के बेसिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं तो उनको रेकमेंड यही करूंगा कि ये इनकम शो करें उस प्रॉपर्टी की, और फिर उसके बिहाफ में बेसिकली जो भी उनका रेंट मिल रहा है या फिर जो नोशनल रेंट है उसके अगेंस्ट डेफिनेटली टैक्स भरें, इनके लिए सेफ होगा। राइट यानी कि आप रेजिडेंट इंडियन ही माने जाएंगे, तो एनआरआई के तौर पर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं कंसिडर करेगा, और वहां पर लौटने से पहले यानी कि अमेरिका में आप वापस चले गए लेकिन जो भी आपने रकम कमाई है वो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही कैलकुलेशन होगी, और आईटी रिटर्न में आप इस प्रॉपर्टी की खरीद की जानकारी जरूर दें। कुछ और सवाल शामिल कर रहे हैं। अगला सवाल पुष्पक जी का है और इन्होंने बेंगलुरु से सवाल भेजा है। ये पर्सनल लोन के रिगार्डिंग सवाल है। पुष्पक ने सवाल भेजा है कि ये 1 से 2 लाख का अमाउंट इनको पर्सनल लोन के लिए चाहिए, फैमिली में कोई इमरजेंसी है, और जहां तक इनकी उनका सवाल है करीब 25 साल इनकी उम्र है। ये जानकारी नहीं है मेंशन्ड मेल में कि इन्होंने इससे पहले लोन लिया है कि नहीं, इनसे संपर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जहां तक इनकी प्रोफाइल का सवाल है, लगभग 15,000 रुपए ये हर महीने कमाते हैं। इनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभिषेक जितना इन्होंने प्रोफाइल शेयर किया उसके आधार पर आपको लगता है कि 15,000 रुपए हर महीने जो इनकी सैलरी है उसके आधार पर 2 लाख का अमाउंट इनको मिल पाएगा? देखिए 2 लाख तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन डेफिनेटली इनको अराउंड 1.4 लाख या 1.5 लाख के करीब इनको मिल सकता है। सबसे पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि इनका इनकम डेफिनेटली काफ़ी हाई रेंज में नहीं आता है, तो इस केस में जितने भी लोन प्रोवाइडर्स हैं और सारे इनको लोन नहीं देंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लोन प्रोवाइडर हैं जो सिर्फ अपर सेगमेंट में ही लोन देते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस जो इनका इनकम है 15,000, इस पे भी कुछ प्लेयर्स हैं जो इनको लोन देने के लिए तैयार होंगे। मैं इनको रेकमेंड यही करूंगा कि किसी ऐसे एक्सप्लोर करें, हर एक बैंक जाके बैंक वेबसाइट पे जाए, वहां पे देखें कि जितने भी लेंडर्स हैं इंडिया में अवेलेबल हैं, कौन कौन सी जगह से इनको ऑफर हो सकता है। लेकिन इनके जो इनकम के हिसाब से मेरे ख्याल से इनको 2 लाख नहीं मिल पाएगा, अराउंड 1.4 to 1.5 लाख मिल पाएगा। राइट और एक चीज और अभिषेक यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी, बाकी दर्शक जो इस वक्त पर्सनल लोन के बारे में सोच रहे हैं या लेने का उन्होंने प्लान किया है, क्योंकि काफी सवाल इस तरह के मिलते हैं कि वो अपनी सैलरी के आधार पर जानना चाहते हैं। क्या अभी भी कोई नॉर्म्स हैं कि आपकी सैलरी कम से कम 20,000 या 25,000 होनी चाहिए तभी आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, या अलग अलग बैंकों के अलग अलग नियम हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि हर एक बैंक के अलग अलग नियम होते हैं। एक ऐसा बैंक भी है जो ये बोलता है कि अगर आपकी सैलरी 8,000 है तब भी आपको पर्सनल लोन मिल जाएगा। कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आपका इनकम मिनिमम 50,000 होना चाहिए आपको लोन मिलने के लिए। तो हर एक बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, और टिपिकली क्या होता है कि जब भी इनकम कम होती है बैंक से बोलते हैं कि जो रिस्क है उनको रिपे करने का वो कस्टमर का बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी लो इनकम में जो मिलता है, इसका मतलब वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लो इनकम पे लोन दे रहे हैं वो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं जी। और टिपिकली क्या होता है कि ज्यादा रिस्क जब भी लेते हैं उनका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई होता है। तो इस केस में जब भी मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे आपका इनकम ज्यादा कम हो जाता है, टिपिकली आपका इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। राइट यानी कि कम आय है और आपको पर्सनल लोन लेना है तो ब्याज थोड़ा ज्यादा ही आपको बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन हालांकि हम हमेशा शो पर यही कहते हैं कि बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप पर्सनल लोन की तरफ अप्रोच करें, क्योंकि और लोन्स के मुकाबले पर्सनल लोन की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होगी और ये बहुत नेसेसरी लोन के अंदर भी नहीं आता, ये अनसिक्योर्ड लोन है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। कुछ और सवाल हम शामिल करेंगे, लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह सवाल आपको भेजने इस कार्यक्रम में। अब अपने सवाल या सुझाव हमें लिखकर भेज सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com पे, या फिर आप हमें SMS करें, कर्ज लिखें, उसके बाद अपना नाम लिखें और उसे भेज दें सवाल के साथ 57575 पर। ध्यान रहे कि मेल के जरिए सवाल अगर भेज रहे हैं तो फोन नंबर जरूर लिखें। अगले कार्यक्रम में आपका सवाल हम शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। हम देख रहे हैं मनी गुरु, खास पेशकश जारी है, लोन्स पर बातचीत हो रही है और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ एक और दर्शक हैं, नितिन मुंबई से जुड़े हैं। नमस्कार नितिन, गुड इवनिंग, अपना सवाल पूछें। नमस्कार, मेरा जो सवाल है जी, मुझे बिजनेस के लोन चाहिए था फॉर ओपनिंग द शॉप। ओके, तो मुझे से कॉल आता है नौकरी की बिजनेस लोन, तो मैंने उनको पूछा कि ऑन बीसीसी और ग्रांटिंग लोन, तो उनका जो तरीका है लोन देने का, और डिसाइड में जो मेरा रिक्वायरमेंट है 5 लाख का, 5 लाख का 10% जो अमाउंट है 50,000 जी, उसका मुझे इंश्योरेंस उतारना है। 1 साल का जो प्रीमियम रहता है वो फर्स्ट देना है उसका,
तो उसका मुझे जो 5 साल के बाद मिलना है 50,000 का वो तो मिल जाएगा, और मेरा EMI रहेगा 5 साल तक के लिए, हर महीने के लिए 10,120 रुपया EMI जाएगा जी 8.5% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये टाइप का जो लोन है मैंने पहली बार सुना है, ये इसके बारे में मुझे जानना है कितना मुनासिब है। नितिन, आप बने रहे फोन लाइन पर। एक सवाल मेरा है आपसे कि ये जो ऑफर आप बता रहे हैं इसके तहत आपको शुरू के लगभग आई थिंक 7 साल तक किसी भी तरह की EMI नहीं चुकानी है, लेकिन प्रीमियम चुकाना है। हमारे साथ बैंक बाजार से अभिषेक द्विवेदी है, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे इसी ऑफर के सिलसिले में। अभिषेक, यू वांट टू क्रॉस क्वेश्चन हिम? नितिन जी, सबसे पहले बताइए कि ये जो आपकी बात हुई फोन पे, ये क्या आपको किसी बैंक के कॉल सेंटर से बात हुई या फिर आपने खुद गए थे और आपने बात की थी किसी बैंक ब्रांच में? ये किसी ऑफिस में बात नहीं, आई वाज गिवन द कॉल बाय HDFC बैंक कॉल सेंटर। अच्छा, यू आर कॉल्ड बाय HDFC बैंक कॉल सेंटर। अच्छा, ठीक है। देखिए नितिन जी, ऐसा है कि किसी भी यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक लोन, एक इंश्योरेंस। और टिपिकली क्या होता है कि बैंक्स में जो भी लोन्स बेचते हैं, इंश्योरेंस उनको क्रॉस सेल करना पड़ता है, क्रॉस सेल उनका टारगेट होता है। और टिपिकली जब आप बता रहे हो कि जैसा मैंने सुना, आप बता रहे हो कि 7 साल तक आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे और फिर आपको मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेजरली एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट है और लोन प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि जब भी आप लोन देते हो तो मेरे ख्याल से आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने बताया कि अभी आपकी इनकम कुछ नहीं है, राइट? क्लियर करना चाहता हूँ, इसमें वन टाइम 50,000 का प्रीमियम देना है। अच्छा। और EMI रहेगा 10,000 रुपीज 5 साल के लिए। ठीक है, ठीक है, फॉर 5 लाख। ठीक है, ठीक है। और मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपको 5 लाख मिलेगा, 5 लाख को इमीडिएटली मिल जाएगा आपको? बिल्कुल, 7 दिन में कुछ बोला उन्होंने, और 45 डेज के बाद EMI चालू हो जाएगा आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब। हाँ, और आपसे लास्ट सवाल ये है नितिन जी कि अभी आपकी करंट इनकम कुछ है क्या आपके पास अभी? करंट इनकम कुछ नहीं है, एंड जॉब में फ्रॉम 3 months बिफोर आई लेफ्ट द जॉब। अच्छा। आई एम प्लानिंग टू ओपन द शॉप। ओके। तो उन्होंने बोला कि 50,000 का प्रीमियम चेक देना, आपको पे किया जाएगा 5 लाख का लोन अमाउंट। हाँ, तो नितिन जी ऐसा है ना, जैसे मैंने बताया आपको, देखिए मुझे लगता नहीं कि ये मेन एक लोन आपको दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से एक इंश्योरेंस आपको इस टाइम में बेचा जा रहा है, और इस इंश्योरेंस में मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि आप कुछ ऐसा करें जैसे जो आप लोन के लिए जाए, क्योंकि आप लोन के लिए जा रहे हो, आपको इंश्योरेंस बेचा रहा है, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। अगर आप देखो तो जब भी आपको बैंक लोन देती है, ठीक है, तो वो हमेशा ये देखती है कि आप उसको वापस कर सकते हो कि नहीं, और वापस करने के लिए वो डेफिनेटली ये देखती है कि आपकी कोई करंट इनकम है कि नहीं। और अगर आपकी कोई करंट इनकम नहीं है, टिपिकली उस केस में आपको एक अनसिक्योर्ड लोन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनसिक्योर्ड मतलब जहां पर आपको कुछ कोलेटरल नहीं दे रहे हो, चाहे गोल्ड नहीं दे रहे हो या फिर अपनी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रख रहे हो, आपको मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में अगर आपको कोई प्रॉमिस कर रहा है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे जहां पर आपको 50,000 देना है 7 साल तक और उसमें आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं सीरियसली डाउट करता हूं। मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप बैंक में जाएं, बैंक में ब्रांच में जाएं, फोन कॉल पे आप डिपेंड ना करें, ब्रांच में जाएं, वहां उनसे ब्रांच स्टाफ से बात करें HDFC बैंक में, उनसे पूछिए कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है। मेरे ख्याल से आप ये एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप लोन अगेंस्ट गोल्ड भी मिलता है, गोल्ड लोन मिलता है, वो आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपको ऑफर कर रहा है कि आप इंश्योरेंस दो और अगर आपके पास पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप जॉब में नहीं हो, तभी आपको लोन मिल जाएगा, मेरे ख्याल से इसमें कुछ सही नहीं है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बात करें ब्रांच में जाके और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लें। और मेरा ये भी रिकमेंडेशन है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी न लें इसके साथ जी, क्योंकि आप लोन लेने जा रहे हैं या आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं, जैसा आपने खुद बताया नितिन, फिलहाल जॉब आपने छोड़ रखी है। ऐसे में अगर आप लंबी अवधि का सोचें तो जब आप किसी भी तरह का रीपेमेंट जब करते हैं, वहां पर आपको ये ना महसूस हो कि आप फंस गए इस पॉलिसी के अंदर। और साथ ही जैसा एक्सपर्ट ने भी कहा कि आप फिजिकली जाकर बैंक में पूछताछ करें, इस पूरे ऑफर की जानकारी लें। किसी भी फोन कॉल द्वारा दिए गए ऑफर से आप ज्यादा अट्रैक्ट ना हो, यही हमारी राय है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने काफी अवेयरनेस क्रिएट करने वाला सवाल पूछा, क्योंकि इस तरह के कई और ऑफर्स शायद कई और भी व्यूअर्स हैं जो इस वक्त कार्यक्रम को देख रहे हैं और उन्हें भी मिले हों और वही इस डाउट में हों कि इस तरह का ऑफर लिया जाए या नहीं। बिजनेस लोन का जहां तक सवाल है, तो अगर आप शुरुआत करना चाह रहे हैं तो कई छोटे बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ फंडिंग करते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन पहले इस ऑफर की जानकारी आप लें डायरेक्ट HDFC की ब्रांच में जाकर। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक बार तरीका बता दें अपने दर्शकों को, सवाल किस तरह भेजना है। ईमेल या SMS करें हमें। ईमेल में फोन नंबर जरूर लिखें ताकि कार्यक्रम में आपसे सीधे बात हो सके, और साथ ही SMS कर रहे हैं तो अपना नाम जरूर लिखें, उसे भेजें 57575 पर।
अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवाल है, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं मनी गुरु लोन स्पेशल, आखिरी सेगमेंट है और एक सवाल हम शामिल कर रहे हैं। ईमेल के जरिए राम अवतार जी ने सवाल भेजा है और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि ये एक लोन के सिलसिले में जानना चाह रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है बैंक ने, एग्जैक्टली ऐसा क्यों हुआ इस पर तो ज्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं मेल में अपने, लेकिन उन्होंने लिखा है कि 2006 में इन्होंने एजुकेशन लोन लिया था लगभग 7 लाख का, जिसका 90% अमाउंट ये चुका चुके हैं, लेकिन अब जो बकाया रह गया है उस पर बैंक ज्यादा चार्ज कर रहा है, 6% एक्स्ट्रा इनको देना पड़ रहा है। काफी परेशानी में है, सीनियर सिटीजन है, बैंक को कन्विंस भी नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल क्या करें, इनको कैसे सजेस्ट करेंगे आप कि ये बैंक अगर नहीं मान रहा है, क्या इनके बैंक के साथ जो अग्रीमेंट हुआ है उसमें कुछ डिटेल्स मिल सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बैंक इनका अगर रेट बढ़ा रही है तो आई एम श्योर ये फ्लोटिंग रेट होगा। टिपिकली 2 तरह के रेट होते हैं, एक फिक्स्ड होता है, एक फ्लोटिंग होता है। और फिक्स्ड टिपिकली ये होता है कि आपका जो भी टेन्योर है उस पूरे टेन्योर में आपका जो रेट आपको शुरुआत में मिल रहा है वो सेम टेन्योर रहेगा। और दूसरा फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग में ये बोलते हैं कि टिपिकली आपका जैसे भी मार्केट सिनेरियो, लेंडिंग सिनेरियो चेंज होते हैं, उस लेंडिंग सिनेरियो के हिसाब से भी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या घटेगा। टिपिकली जब आप शुरुआत जब भी लोन लेते हो, आपका जो फ्लोटिंग होता है वो कम होता है फिक्स से। तो जो भी कस्टमर्स अगर अपना रिस्क हेज करना चाहते हैं तो वो फिक्स ले जाते हैं, और टिपिकली वो नहीं तो मैक्सिमम लोग फ्लोटिंग ले जाते हैं। इस केस में जैसा कि आपने बताया कि इनका रेट काफ़ी बढ़ गया है 4-5%, सो आई एम श्योर जो इन्होंने लिया होगा फ्लोटिंग लिया होगा। और जब भी उन्होंने साइन किया होगा उस टाइम में जो लोन अग्रीमेंट साइन किया होगा उसमें ये सारे रूल्स लिखे हुए होंगे कि जब भी कुछ चेंजेस होते हैं इकोनॉमी में, अगर बैंक उस हिसाब से उनका आपका रेट चेंज कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो ऐसा ही नहीं है कि बैंक कुछ गलत कर रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं कि बैंक कुछ गलत कर रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन जहां तक इनका सवाल है कि इनको पेमेंट में मुश्किल हो रही है, तो उस केस में ये बैंक में जा सकते हैं, वहाँ के सीनियर ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, वहाँ जो मैनेजर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। टिपिकली ऐसे केस में जहां इन्होंने मैक्सिमम अमाउंट प्रीपे कर दिया है और थोड़े से अमाउंट की इनको अगर दिक्कत हो रही है तो बैंक इनको हेल्प करते हैं जी। तो ऑब्वियसली बैंक शुरुआत में उनको दिक्कत होती है, लेकिन कई बार उनको हेल्प करते हैं, आपकी ईएमआई आपकी कम कर देंगे, आपका ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। कई बार क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट कंपोनेंट थोड़ा सा उसमें माफ भी कर देते हैं। सो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस कैन बी डन। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि बैंक में जाएं, कि सीनियर ऑफिशियल बात करें, उनसे अपनी रिक्वेस्ट पुट करें। क्योंकि एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि पूरा बैंकिंग सेक्टर पर्सनल रिलेशंस पर चलता है, इसलिए आप क्योंकि बहुत समय से इस लोन को चुका रहे हैं, 2006 में आपने लोन लिया था, ऐसे में आप बैंक मैनेजर से या जहां से आपने लोन लिया था वहां पर आप जाकर किसी सीनियर अधिकारी से बात करेंगे, शायद वो आपका पक्ष सुने, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। और साथ ही क्योंकि ये 2009 से पहले का लोन है तो आप जाकर सब्सिडी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, बकाया ब्याज पर छूट आपको मिलेगा नहीं, इसकी भी जानकारी आप जरूर लें। फिलहाल इतने सवाल हम शामिल कर पाएंगे। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए। और साथ ही दर्शकों को याद दिला दें कि आज ट्यूसडे था, इसलिए लोन्स पर बातचीत हुई, लेकिन आप बुधवार को अपने इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं एक्सपर्ट से। साथ ही प्रॉपर्टी अगर खरीदने की सोच रहे हैं और एक्सपर्ट से एक ओपिनियन लेना चाहते हैं तो थर्सडे का प्रोग्राम ना देखना भूलें। और साथ ही शुक्रवार को खास पेशकश रहेगी विमेन स्पेशल, सभी महिला दर्शकों के लिए हम खास पेशकश लेकर आएंगे, उसे देखना ना भूलें। फिलहाल मनी गुरु को यही समेटते हैं, लेकिन अपने सवाल और सुझाव हमें लिखते रहिए moniguru@zmedia.slgroup.com पर। साथ ही लोन से जुड़ा सवाल है तो कर्ज लिखकर अपना सवाल भेजें 57575 पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।